ये कहानी एक फौजी की है जो अपने मुल्क की खुफिया एजेंसी का मुखिया बना। अगर सब ठीक चलता तो फौज का सबसे बड़ा अफसर बन सकता था, मगर उसे एक प्रधानमंत्री से दोस्ती इतनी भारी पड़ी कि उसी मुल्क में आगे चलकर उसे जेल की सज़ा सुना दी गई। 14 बरस की जेल। जिस प्रधानमंत्री से उसकी दोस्ती थी उसका नाम है इमरान खान। और दोस्ती का खामियाजा ये कि पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार खुफिया एजेंसी आईएसआई के किसी पूर्व चीफ को जेल जाना होगा। नाम फैज़ हमीद। पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने फैज़ हमीद को 14 बरस की सज़ा सुनाई है। आज आपको फैज़ हमीद की कहानी सुनाएंगे। इसके बाद बात होगी टैरिफ की। टैरिफ यानी ट्रंप नहीं, इस बार मैक्सिको ने टैरिफ लगाया है। क्यों? जवाब में फिर से ट्रंप का नाम आ रहा है। तो माजरा क्या है बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sensodyne K. Sensodent, toothpaste for sensitive teeth. नाम जनरल फैज़ हमीद। पहचान पूर्व डायरेक्टर जनरल आईएसआई। फैज़ की एक तस्वीर आपने ज़रूर देखी होगी। अगस्त 2021 की तस्वीर, जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया था और फैज़ वहाँ सेरेना होटल में चाय की चुस्की लेते नजर आए थे। तब इमरान खान प्रधानमंत्री थे। फिर वक्त का पहिया घूमा। 12 अगस्त 2024 को पाकिस्तान की सेना ने फैज़ को गिरफ्तार किया था। तब से वो जेल में ही बंद हैं। कोर्ट ने उस समय कहा था कि फैज़ पर कोर्ट मार्शल चलाया जाएगा, माने सेना की अदालत में मुकदमा। फैज़ पर 4 आरोप साबित हुए हैं। पहला, राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होना। दूसरा, देश की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाले राज लीक करना। तीसरा, अपने पद और सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करना। और चौथा, 9 मई 2023 के दंगों को भड़काना। क्या हुआ था 9 मई को? 9 मई 2023 को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान भर में प्रोटेस्ट हुए थे। वो गिरफ्तारी करप्शन से जुड़े एक मामले में हुई थी। गिरफ्तारी के बाद देश भर में प्रोटेस्ट हिंसक हुए। आर्मी से जुड़े कई इमारतों और दफ्तरों में हमले हुए, खूब तोड़फोड़ हुई। इसमें पीटीआई के कुछ कार्यकर्ता मारे भी गए थे। अब थोड़ा अतीत की घटनाओं पर नजर डाल लेते हैं। जानते हैं कि इमरान और फैज़ की दोस्ती की वजह क्या है और इसकी चर्चा क्यों होती आई है। ये इसलिए बता रहे हैं ताकि पिक्चर और क्लियर हो जाए, पर उसके लिए आईएसआई की बेसिक बातें जान लीजिए। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे ख़ास खुफिया एजेंसी है। इसका बजट क्लासिफाइड है, यानी इसके बारे में पब्लिक डोमेन में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। माना जाता है कि एजेंसी के पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर 10,000 से अधिक एजेंट्स हैं। आईएसआई की जवाबदेही सेना के प्रति है, सिविलियन सरकार के प्रति नहीं। इस वजह से ये अक्सर बेलगाम घोड़े की तरह काम करती है, आप जानते ही हैं। साल 2008 में तत्कालीन पाक पीएम यूसुफ रजा गिलानी ने आईएसआई को गृह मंत्रालय के अंदर लाने की कोशिश की थी, मगर सेना ने इसका विरोध किया। कुछ घंटों के अंदर ही गिलानी को अपना फैसला बदलना पड़ा था। आईएसआई का डायरेक्टर जनरल आर्मी का कोई 3 स्टार जनरल होता है। उसकी नियुक्ति आर्मी चीफ करते हैं। परंपरा ये रही है कि आर्मी चीफ 3 नाम प्रधानमंत्री के पास भेजते हैं। प्रधानमंत्री उनमें से अपनी पसंद के व्यक्ति को नियुक्ति करते हैं। ये प्रथा चली आ रही है, लेकिन माना जाता है कि प्रधानमंत्री हमेशा ही आर्मी चीफ की पसंद पर हामी भर देते हैं। उनके पास बहस की गुंजाइश नहीं होती। मगर इमरान खान ने प्रधानमंत्री रहते हुए इस प्रथा को चुनौती देने की कोशिश की, जिसके चलते उनका फौज से झगड़ा हुआ। अंत में इमरान को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। कैसे? दरअसल अगस्त 2018 में इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। उस समय आसिम मुनीर आईएसआई के मुखिया हुआ करते थे, जो अभी पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं। इमरान को प्रधानमंत्री बनवाने में फौज ने अहम भूमिका निभाई थी। बहरहाल 2019 में आईएसआई चीफ के तौर पर मुनीर का कार्यकाल खत्म हो गया। तब फैज़ हमीद को आईएसआई की कमान दी गई। इमरान और फैज़ हमीद के बीच अच्छा तालमेल था, अच्छी दोस्ती थी। इमरान इस दोस्ती का इस्तेमाल कथित तौर पर अपने विरोधियों पर नियंत्रण रखने के लिए कर रहे थे। वो पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच पुल का काम भी कर रहे थे। जब अगस्त 2021 में अमेरिका की फ़ौज ने अफगानिस्तान छोड़ा, तब इमरान ने तालिबान की खूब तारीफ़ की थी। कहा था कि तालिबान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। उसके कुछ दिनों बाद ही फैज़ हमीद काबुल गए तालिबान के नेताओं से मिलने। इमरान ने उन्हें पाकिस्तान सरकार का प्रतिनिधि बनाकर भेजा था। इससे हमीद की करीबी का अंदाज़ा मिल रहा था। फिर आया अक्टूबर 2021, नए आईएसआई चीफ की नियुक्ति का समय आया। चर्चा चली कि हमीद को एक्सटेंशन मिलेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। फौज ने बिना प्रधानमंत्री को बताए नदीम अंजुम को आईएसआई का मुखिया नियुक्त कर दिया। इससे इमरान नाराज़ हो गए।
उन्होंने नोटिफिकेशन जारी करने से मना कर दिया। हालांकि बाद में उन्हें फ़ौज की बात माननी पड़ी। कहा जाता है कि यहीं से फ़ौज और इमरान के बीच संबंध खराब होने लगे और आखिरकार अप्रैल 2022 में विपक्ष उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया। इमरान को कुर्सी छोड़नी पड़ी। उसके बाद 2 बार उनको गिरफ्तार किया गया। पहली बार मई 2023 में। उस दफ़ा गिरफ्तारी के बाद हिंसा भड़की थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनको छोड़ दिया गया। दूसरी दफ़ा इमरान अगस्त 2023 में अरेस्ट हुए, तब से जेल में ही हैं। कुछ मामलों में सज़ा भी मिली है, जबकि 100 से अधिक केसेस अलग से चल रहे हैं। फैज़ हमीद का क्या हुआ? नवंबर 2021 में वो पेशावर कोर के कमांडर बन गए। अगस्त 2022 तक पद पर रहे, फिर उनको बहावलपुर कोर का कमांडर बनाया गया। उसी समय पाकिस्तान में आर्मी चीफ की नियुक्ति पर विचार चल रहा था। लिस्ट में फैज़ हमीद का भी नाम था, मगर उनको नहीं चुना गया। 29 नवंबर 2022 को आसिम मुनीर ने आर्मी चीफ के तौर पर शपथ ली। उसी रोज़ फैज़ हमीद ने इस्तीफ़ा भेज दिया, जबकि उनका कार्यकाल अप्रैल 2023 तक का था। अब इसके बाद साल 2025 में उन्हें 14 बरस की सज़ा सुनाई गई। अब आते हैं अगली खबर पर। 10 दिसंबर को मेक्सिको की संसद ने एक प्रस्ताव पास किया। इसके तहत अगले साल से एशियाई देशों से आने वाले सामान पर मोटा टैरिफ लगाया जाएगा। फैसले की मार उन देशों पर पड़ेगी जिनसे मेक्सिको का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, जैसे चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे देश। इन देशों से आने वाले 1400 से ज़्यादा अलग अलग चीज़ों पर 5% से लेकर 50% तक टैक्स लगा दिया गया है। इस लिस्ट में वो चीज़ें भी हैं जो भारत मेक्सिको को बेचता है, जैसे गाड़ियाँ, गाड़ियों के पुर्जे, दवाइयाँ और एल्यूमिनियम। यह कानून मेक्सिको के लिए बहुत बड़ा बदलाव है। दशकों तक उसकी अर्थव्यवस्था खुली थी। उसने दुनिया भर में 50 से ज़्यादा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए थे, लेकिन अब वो भी ट्रंप की राह पर चल पड़ा है। लेकिन भारत के लोगों के लिए ये पहेली जैसा है। सवाल है कि आखिर मेक्सिको क्यों? हमारा मेक्सिको से क्या पंगा? तो ये समझने से पहले ज़रा नक्शे पर देखिए कि मेक्सिको है कहाँ। मेक्सिको नॉर्थ अमेरिका में है, अमेरिका के उत्तरी सीमा से लगा हुआ है। यह अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। भारत से मेक्सिको के रिश्ते कैसे हैं? व्यापार के आंकड़े देखिए। पिछले साल यानी 2024 में ही मेक्सिको से हमारा व्यापार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा था। 11.7 अरब डॉलर की खरीद फरोख्त हुई थी। मज़े की बात है कि इस दोस्ती में भारत मुनाफे में था, ट्रेड सरप्लस था। हमने मेक्सिको को करीब 8.9 अरब डॉलर का सामान बेचा, जबकि उनसे सिर्फ 2.8 अरब डॉलर का सामान खरीदा था। तो फिर एक देश जिसे सस्ते भारतीय सामान की ज़रूरत थी, उसने अचानक ये आर्थिक युद्ध क्यों छेड़ दिया? वो ट्रंप के सुर में सुर क्यों मिला रहा है? जानकार कह रहे हैं कि मेक्सिको ने टैक्स अपनी मर्जी से नहीं बढ़ाया है। सच तो यह है कि यह हुक्म वॉशिंगटन से आया है। मेक्सिको तो बस अपनी जान बचा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सब तब हो रहा है जब मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लॉडिया शीनबॉम और डोनाल्ड ट्रंप के बीच टैरिफ को लेकर बातचीत चल रही है। ट्रंप ने मेक्सिको पर अलग अलग वजहें बताकर कुल जमा 75% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। जानकारों का कहना है कि इन सब से बचने के लिए मेक्सिको अमेरिका को यानी ट्रंप को खुश करना चाहता है। मेक्सिको की संसद में बहस के दौरान कहा गया कि इस कानून का असली निशाना चीन है। उन्हें चीन की औद्योगिक घुसपैठ से दिक्कत है। चीन का मेक्सिको से 71 अरब डॉलर का ट्रेड सरप्लस है। चीनी फैक्ट्रियों ने मेक्सिको के ऑटोमोबाइल बाजार पर कब्जा कर लिया है। 6 बरस पहले जो न के बराबर थे, आज उनकी हिस्सेदारी 20% है। इसलिए चीनी कारों पर सबसे ज़्यादा 50% टैक्स लगेगा। ये सब तो हुए आधिकारिक आंकड़े, लेकिन अंदर खाने कुछ और वजह भी है। पहली का जवाब एक शब्द में छिपा है और वो शब्द है चोर दरवाज़ा, जिसे ट्रांसशिपमेंट कहते हैं। नक्शा याद कीजिए, हमने आपको बताया था कि मेक्सिको कहाँ बसा है, अमेरिका की उत्तरी सीमा से लगा हुआ। अब ट्रंप प्रशासन का कहना है कि यहीं से एक चोर दरवाज़ा आता है। आरोप ये कि उत्तरी अमेरिका में व्यापार समझौते में एक बड़ा झोल है। समझौते के तहत मेक्सिको में बना सामान बिना टैक्स के अमेरिका जा सकता है, लेकिन अमेरिका का कहना है कि चीन जैसे देश इसी नियम का फ़ायदा उठा रहे हैं। वो मेक्सिको को अमेरिका में घुसने के लिए बैकडोर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे? देखिए, चीनी कंपनियां सीधे अमेरिका सामान भेजें तो भारी टैक्स लगेगा, इसलिए वो अपना सामान पहले मेक्सिको भेजती हैं। वहाँ के कारखानों में उस सामान को असेंबल किया जाता है, उस पर मेड इन मेक्सिको का ठप्पा लगाया जाता है और फिर वो सामान बिना किसी रोक टोक के अमेरिका पहुँच जाता है समझौते के तहत। ट्रंप की चाहत का ध्यान रखते हुए मेक्सिको अब इस रास्ते पर भी रोक लगा रहा है। अब सवाल है कि क्या ये सब करने से ट्रंप खुश हो जाएंगे? वक्त ही बताएगा। फिलहाल सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी, 10 दिसंबर को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया। क्या बात हुई? दोनों नेताओं ने भारत इजराइल के बीच डिफेंस पार्टनरशिप को मजबूत बनाने के तरीकों पर चर्चा की। बात वेस्ट एशिया की ताज़ा स्थिति पर भी हुई। पीएम मोदी ने कहा कि भारत शांति के साथ खड़ा है। उन्होंने गजा पीस प्लान को जल्द लागू करने पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने आतंकवाद की कड़ी निंदा की और दोहराया कि आतंकवाद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की नीति
जारी रहेगी। इससे पहले इसी वर्ष अक्टूबर में दोनों की बात हुई थी, तब पीएम मोदी ने नेतन्याहू को गजा में शांति समझौता लागू होने पर बधाई दी थी। उस वक्त नेतन्याहू ने कैबिनेट मीटिंग रोककर पीएम मोदी का फोन उठाया था। अगली सुर्खी बांग्लादेश से जुड़ी है। एक ऐसा देश जो अब नए दोस्त तलाश रहा है। बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने एक बयान दिया है जिसे गौर से सुनना जरूरी है। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक तौर पर यह मुमकिन है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिलकर एक नया गुट बना ले। खास बात यह कि इस गुट में भारत शामिल नहीं होगा। यह बयान अचानक नहीं आया है। कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने इशारा किया था। उन्होंने एक नए त्रिपक्षीय गुट की बात की थी जिसमें पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश और चीन के शामिल होने की बात चल रही थी। इसकी नींव इसी बरस जून में ही पड़ गई थी। तब चीन के कुनमिंग शहर में एक बैठक हुई थी जिसमें चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अधिकारी मिले थे। ये इन तीनों देशों की पहली आधिकारिक त्रिपक्षीय बैठक थी। अगस्त 2024 में शेख हसीना के जाने के बाद से हवा बदल गई है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार पाकिस्तान के करीब जा रही है। दशकों की कड़वाहट भुलाई जा रही है। व्यापार और रक्षा के मोर्चे पर दोनों देश साथ आ रहे हैं। बांग्लादेश भारत को ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि एक सफ़र में कोई दो बार नहीं लुट सकता। अब दोबारा तेरी चाहत नहीं की जा सकती। दिन भर की अन्य खबरों के लिए चलते हैं न्यूज़ रूम। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि ट्रंप प्रशासन पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमानों को अपग्रेड करने के लिए $686 मिलियन यानी करीब 5800 करोड़ रुपए का एक प्रस्ताव लाया है। अब इस पर अमेरिका की संसद यानी कांग्रेस में 30 दिनों की समीक्षा होगी और सांसद इस फैसले पर सवाल भी उठा सकते हैं। उधर भारत भी इस पूरे मामले पर कड़ी नजर रखे हुए है। दावे के अनुसार अमेरिका इन अपग्रेड्स के लिए पाकिस्तान में कोई अतिरिक्त कर्मचारी नहीं भेजेगा और न ही इसका असर अमेरिकी रक्षा की तैयारी पर पड़ेगा। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह सौदा क्षेत्र के सैन्य संतुलन में कोई बदलाव नहीं लाएगा। यह बात खास तौर पर भारत की पुरानी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए कही गई है। अब सवाल है कि ये F-16 है क्या भला? इसे फाइटिंग फॉल्कन और वाइपर भी कहते हैं। ये सिंगल इंजन वाला लड़ाकू विमान होता है। ये हवा से हवा में यानी आसमान टू आसमान और हवा से जमीन पर भी मार सकता है। इसे अमेरिका की कंपनी लॉकहीड मार्टिन बनाती है। इसकी कहानी वियतनाम युद्ध से जुड़ी है। तब अमेरिका के भारी भरकम विमान सोवियत संघ के मिग विमानों के सामने टिक नहीं पा रहे थे। अमेरिका को एक फुर्तीले विमान की जरूरत थी। तब 1974 में 1974 में F-16 ने पहली उड़ान भरी। आज ये दुनिया के सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले लड़ाकू विमानों में से एक है। करीब 29 देश इसका इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान के अलावा इसमें यूक्रेन, तुर्की, इजराइल और मिस्र जैसे देश शामिल हैं। एक अपडेट यह भी है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की है। उन्होंने कहा, हमारी द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। भारत और अमेरिका वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। अब एक सूचना, दिसंबर लौटा और लौट आया इंदौर का त्योहार लिट्स चौक अपने 5वें सीजन के साथ 19, 20 और 21 दिसंबर को इंदौर के गांधी हॉल में ये सोशियो कल्चरल फेस्ट होगा जिसमें देश के जाने माने सेलिब्रिटी, लेखक, कवि, कलाकार और बड़ी बड़ी हस्तियां आएंगी। ललन टॉप है लिट्स चौक का डिजिटल मीडिया पार्टनर, तो हमारी टीम भी वहां होगी और होंगे हमारे सरपंच। तो आप भी पहुंचिए इंदौर के गांधी हॉल 19, 20 और 21 दिसंबर। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि।